जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 विषय गणित सन 2023 जिसका संकेतांक है A/, पार्ट 2 हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा के सभी भागों सहित हल करवाए थे। आज हम लोग इस पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा के सभी भाग सहित हल करवाएंगे। जिन छात्रों ने हमारा पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो सबसे पहले आप उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखकर हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा का भाग देखिए छात्रों, क्या दिया है y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि d2y बटे d थीटा 2 बराबर माइनस y। ये हमें सिद्ध करना है। y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये हमें दिया हुआ है। इसे इक्वेशन नंबर डाल दीजिए फर्स्ट। देखिए यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब है हमें 2 बार अवकलन करने हैं। तो हम लोग लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, काय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? थीटा के, क्योंकि ये क्या लिखा है? थीटा। तो हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो इसे लिखेंगे हम लोग dy बटे डी थीटा बराबर d बटे डी थीटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब क्या करेंगे? d बटे डी थीटा का अंदर गुणा कर दीजिए। तो ये यहां से बन जाएगा a cos थीटा प्लस d बटे डी थीटा v sin थीटा। कांस्टेंट वाली a जो है ये बाहर निकल आएगी, तो हमारा हो जाएगा a d बटे डी थीटा cos थीटा प्लस, इसमें b बाहर आ जाएगी तो यहाँ बचेगा d बटे डी थीटा sin थीटा। अब छात्रों देखिए, sin थीटा और cos थीटा के हम लोगों ने अवकलन के सूत्र पढ़े हैं। क्या? cos थीटा का अवकलन क्या होता है? माइनस sin थीटा, और sin थीटा का अवकलन cos थीटा। तो लिख देंगे यहाँ से a cos का होता है माइनस के sin थीटा प्लस b, और sin थीटा का अवकलन होता है cos थीटा। माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा माइनस के a sin थीटा और प्लस के b cos थीटा। तो ये निकल के आ गया dy बटे डी थीटा का। एक बार अवकलन हम लोगों ने कर लिया, लेकिन हमें अवकलन कै बार करने हैं? 2 बार। तो पुनः इसे फिर हम लोग अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन इसे करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? d बटे डी थीटा dy बटे डी थीटा बराबर, इधर भी इतना ही हो जाएगा d बटे डी थीटा माइनस के a sin थीटा और प्लस के b cos थीटा। d बटे डी थीटा का अंदर गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? d बटे डी थीटा माइनस की a sin थीटा प्लस के d बटे डी थीटा b cos थीटा। कांस्टेंट वाली माइनस से बाहर निकल आएगी तो ये हो जाएगा माइनस के a d बटे डी थीटा साइन थीटा प्लस कांस्टेंट वाली इसमें b बाहर आ जाएगी तो यहाँ बचेगा d बटे डी थीटा cos थीटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए, d का d में गुणा होगा तो ये हो जाएगा d2y बटे डी थीटा का d थीटा में होगा तो d थीटा स्क्वायर। तो यही हमें ज्ञात करना है। चलो
माइनस ये तो ऐसा ही रहेगा, साइन का अपकलन कॉस थीटा प्लस कॉस का अपकलन माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से ये आ गया माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस के ए कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस बी साइन थीटा। अब छात्रों हम क्या देख रहे हैं, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा ए कॉस थीटा प्लस के बी साइन थीटा। बराबर ये वाला माइनस चिन्ह ये लगा। अब देखो छात्रों ये कोष्टक के भीतर वाला समीकरण नंबर 1 से देखो ये किसके बराबर है, बाई के बराबर, तो इसके स्थान पर हम लोग बाई लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का बाई। ये कहाँ से आया, हम लोग साइड से लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए d2 बाई बटे डी थीटा 2 बराबर माइनस बाई, तो देखो सिद्ध हो गया d2 बाई बटे डी थीटा 2 बराबर माइनस बाई, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का खा भाग देखिए छात्रों, क्या कह रहा है कि असमका दी हुई है और एक ये कंडीशन दी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरी दी हुई है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को ग्राफी विधि से हल कीजिए। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसका मतलब समझिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा चित्र बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। किसमें बनेगा छात्रों, प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में x का भी मान धन का होता है और y का मान भी धन का होता है, इसमें प्लस प्लस के रहते हैं दोनों। तो हम लोग लिखेंगे यह दर्शाता है कि क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा छात्रों, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब देखिए छात्रों, असमका जो दी है उन्हें हम लिख लेंगे 3x प्लस 4y, जो लेस देन इक्वल है इन्हें इक्वल के बराबर लिखेंगे, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इस समीकरण में सबसे पहले हम लोग रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, रख दीजिए x के स्थान पर 0, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4y बराबर 12, तो यहाँ से आ जाएगा 4y बराबर 12, क्यों, तो ये तो 0 ही हो गया, काट दो 4 के पाड़े से 4 तिया, y बराबर निकल आया यहाँ से 3, तो हमारा बिंदु निकल आया, हमने मान लिया ये बिंदु a के बराबर है, x, y, तो a के निर्देशांक निकल आए, x का मान हमने कितना रखा था 0 और y का कितना निकल के आया 3, तो एक बिंदु निकल के आ गया हमारा 0,3। अब देखिए x अक्ष पे कितना चलना है 0 और y पर 3, x पर चलना ही नहीं है और y पर 3 चलना है, चल लीजिए 3, 1 2 3, ये हो गया, ये बिंदु हमारा a हो गया जिसके निर्देशांक हो गए 0,3, एक बिंदु निकल आया। अब इसी समीकरण में छात्रों y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये तो 0 ही हो गया, तो 3x बराबर 12 है, 3 के पालिस काट दो, 3 चौको 12, x बराबर निकल आया यहाँ से 4, तो हमारा बिंदु निकल आया यहाँ से, बिंदु बराबर हमने b मान लिया, निर्देशांक होते हैं x, y, x का मान कितना 4 और y का मान कितना रखा था ये 0, तो दूसरा बिंदु हमारा निकल आया 4,0, इसका मतलब x अक्ष पर हम लोग 4 चलेंगे और y पर 0, यानी y पे आपको नहीं चलना है, सिर्फ काय पे चलना है, x अक्ष पर 4, तो देख लीजिए x अक्ष पर 4, 1 2 3 4, ये बिंदु हो गया, इसके निर्देशांक हैं b,
कितने हो गए 4,0। एक असमका से हमने ये दो बिंदु निकाल लिए और इस रेखा को हम लोग मिला देंगे, यहां से सीधा मिला देंगे। ये हो गई रेखा। पहली असमका से हमने एक रेखा ये निकाल ली। अब क्या करेंगे छात्रों, ध्यान से देखना, इसमें जो हमें असमका दी हुई है ये 3x + 4y < 12 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x बराबर भी 0 रखेंगे और y बराबर भी 0 रखेंगे। फिर इससे हमें क्या होगा, हम ये देखेंगे यहां से कि क्षेत्र हमारा ऊपर का होगा कि नीचे का। चलो देखते हैं, x के स्थान पर 0 रखेंगे और y के स्थान पर भी 0 रखेंगे। रख दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 0 4 × 0 < 12। ये तो 0 ही होगा, 0 < 12। अब देखिए छात्रों, ये कह रहा है 0 < 12। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन ये देखना होता है यहाँ पर ये सत्य है कि असत्य है। तो ये 0 छोटा है 12 से, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि 0 12 से छोटा होता है। इसका मतलब जो कंडीशन हमारी निकल के आई वो कैसी आई है, सत्य, क्योंकि 0 12 से छोटा होता है। जब कभी भी कंडीशन सत्य की आए तो हमेशा जो क्षेत्र होता है वो मूल बिंदु की तरफ होता है, यानी नीचे की तरफ। इसका क्षेत्र कहाँ होगा, नीचे की तरफ, ऊपर वाला नहीं होगा। जो भी क्षेत्र आएगा हमेशा इस रेखा के नीचे वाला होगा, ऊपर का नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा वाला समीकरण ये वाला दिया हुआ है इसे हम लिखेंगे। 4x + 3y = 12 है, इक्वेशन नंबर 2। जो उसमें प्रोसेस की थी वही इसमें करेंगे हम लोग। x बराबर 0 रखने पर, रख दीजिए x के स्थान पर 0, तो 4 × 0 + 3y = 12 है। यहाँ से निकल आएगा 3y बराबर 12, ये तो 0 ही हो गया। 3 के पार्ट्स काट दीजिए, 3 चौको 12, y बराबर 4। तो ये बिंदु निकल आया हमारा यहाँ से, इसे हमने C मान लिया। निर्देशांक होते हैं x, y। x का मान कितना रखा था हम लोगों ने 0 और y का मान कितना रखा 4। तो एक बिंदु हमारा यहां से निकल के आ गया कितना 0,4। देखिए चित्र में ये बिंदु कहाँ होगा, 0, x अक्ष पर चलना नहीं है, y पर 4 चलना है। 1 2 3 4, ये हो गया। ये कोई बिंदु है हमारा, इसे हमने C माना और इसके निर्देशांक निकल के आ गए 0,4। एक ही बिंदु आ गया। अब क्या करेंगे, पुनः इसी समीकरण में y बराबर 0 रखने पर रख दीजिए y के स्थान पर 0, तो ये हो जाएगा 4x + 3 × 0 बराबर 12 है। तो ये हो गया 4x बराबर 12, ये तो 0 ही होगा। 4 के पार्ट्स काट दीजिए, 4 तिया x बराबर 3। तो यहां से हमारा बिंदु निकल आया, हमने मान लिया ये बिंदु कोई D है। x के स्थान पर कितना आया है 3 और y के स्थान पर 0। एक बिंदु निकल के आ गया D, कितना है 3,0। तो x अक्ष पे कितना चलना है 3, y पर नहीं चलना है 0। x अक्ष 3, 1 2 3, ये हो गया। तो ये बिंदु हो गया 3,0। इस बिंदु का नाम क्या हमने लिया छात्रों, D। अब क्या करेंगे हम लोग, इस रेखा को मिला देंगे। चलो मिला दीजिए। यहां से क्या करेंगे हम लोग, सीधा मिला दीजिए। ये हो गया। आपको पट्टी से मिलाना है, बिल्कुल सीधी रेखा मिलेगी। अब आपको क्या करना है, जो असमका हमें दी हुई है उसे हम लोग लिख लेंगे। इसमें क्या करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा 4 × 0 3 × 0 < 12 है। ये तो 0 ही होगा, 0 < 12। ये फिर कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया,
क्योंकि 0 12 से छोटा होता है। तो इसका मतलब हुआ जो हमारा क्षेत्र होगा वो जो ये रेखा अभी हमने खींची थी इसके नीचे का होगा। अब देख लीजिए छात्रों, बस यही मेन पॉइंट है, ध्यान से देखना। इस वाली रेखा जो थी ए बी, इसने कहा था ऊपर का बिल्कुल नहीं होगा, तो ऊपर तो यहीं से समाप्त हो गया, ऊपर का तो ये होगा नहीं। इस वाली रेखा ने क्या है कि नीचे का हिस्सा होगा, तो इसने ऊपर वाला ये समाप्त कर दिया। तो इसका मतलब हुआ दोनों का कॉमन क्षेत्र ये हो गया। कॉमन क्षेत्र ये हो गया, तो इस दोनों का कॉमन क्षेत्र जो है यही इसका हल हो गया। तो हम लोग छात्रों क्या लिखेंगे कि छायांकित क्षेत्र दी हुई असमका का हल है। क्या लिखेंगे? छायांकित क्षेत्र दी हुई असमका का हल है। यही इसका सॉल्यूशन हो गया छात्रों, कि जो ये छायांकित क्षेत्र है ये असमका जो दी हुई हैं इनका हल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का गा देखिए, क्या हल करना है? ये सिद्ध करना है हमें। तो देखिए कैसे हल करेंगे। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिए लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए छात्रों, हमें क्या ले आना है कि a प्लस बी प्लस सी बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये कॉलम को कहते हैं C1 C2 C3 और ये पंक्ति को कहते हैं हम लोग R1 R2 R3। अगर C1 C2 C3 को जोड़ दें तो देखो a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। देखो यहाँ से एक बार एक ही है, तो a में ये जुड़ेगा 2a, b में b जुड़ जाएगी 2b और 2c है। तो तीनों हम जोड़ रहे हैं। क्या करेंगे? C1 की जगह लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखो जोड़ रहे हैं, a एक बार ये है एक बार ये, तो a और a मिलके कितने हो गए? 2a। एक बार b ये है एक बार b ये, तो 2b और प्लस के 2c, और ये ऐसे ही रहेंगे a b। ऐसे इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और ये सब ऐसे ही रहेगा b। इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। पहला ऑपरेशन हमने क्या किया कि C1 की जगह लिख दिया C1 प्लस C2 प्लस C3, सीधे सीधे जोड़ लो। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। इन तीनों को जोड़ोगे तब भी बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इन तीनों को जोड़ोगे तब भी बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब देखिए ये तीनों समान हैं, तो ये हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कितना बचेगा हमारा? ये कॉमन में ये आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो कितना बचेगा यहाँ से? 1 1 1 a b प्लस c प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस के 2b। इतना बचा। पहली वाली लाइन को क्या कहते हैं? R1, दूसरे को क्या कहते हैं? R2, तीसरी को क्या कहते हैं? R3। पहला ऑपरेशन R2 की जगह R2 माइनस R1, ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। R1 की लाइन ऐसी रहेगी 1ab। R2 के स्थान पे लिखेंगे क्या? R2 माइनस R1, घटाइए, 1 में 1 घटेगा 0। b प्लस सी प्लस 2a में a घटेगा तो एक ये a कम हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा कितना कि b प्लस सी प्लस a, एक a कम हो जाएगा। b में b घटेगा, कितना हो जाएगा? 0। दूसरा ऑपरेशन करेंगे R3 के स्थान पर R3 माइनस R1, घटाइए, 1 में 1 घटेगा 0, a में a घटेगा 0,
c प्लस a प्लस 2b में से एक b ये कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा c प्लस a प्लस b। अब छात्रों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, अगर 1 के नीचे 0 0 आ जाए तो ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन ये छूट जाती है, बस इतना पोर्शन बचता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कॉमन भी ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा a प्लस b प्लस c और ये बच जाएगा यहाँ b प्लस c प्लस a 0 0 c प्लस a प्लस b, इतना बच गया। ये तो ऐसा ही रहेगा, इसे ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, तो 2a प्लस b प्लस c, इसे हल कर लेंगे। सबसे पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा b प्लस c प्लस a इंटू c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b माइनस, फिर इस 0 का 0 में ये 0, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा a प्लस b प्लस c। अब देखना छात्रों, ये देखो क्रम से लिख लेते इसे, a प्लस b प्लस c आगे पीछे लिखे हैं तो इन्हें क्रम से लिखे ले रहे हैं, इसे भी क्रम से लिखे ले रहे हैं, पहले a उसके बाद b उसके बाद c, 0 किसी में घटेगा उतना ही रहेगा। अब देखो छात्रों गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 2 3, तो ये तीनों घातें जुड़ जाएंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c पे होल घात 3। यही हमें सिद्ध करना था। देखो छात्रों 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, तो इसका ये हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का घ भाग क्या कह रहा है कि यदि a तथा b दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं और किस कोटि के हैं, n कोटि के हैं, तब ये हमें सिद्ध करना है। क्या दिया है, a तथा b दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। कैसे आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। जब ये a और b दो व्युत्क्रमीय आव्यूह हैं, तो हमने आपको परिभाषा पढ़ाई थी छात्रों, क्या इस स्थिति में a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू b का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये बताया था हमने आपको। जब a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, b का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसे इतना भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b नॉट इक्वल टू 0, इनका गुणनफल भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों को मिला के इतना भी फिर लिख सकते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जब a तथा b दो व्युत्क्रमीय आव्यूह हैं, तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि इसका मतलब ए बी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ऐसा हो गया व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब हम लोग सिद्ध करते हैं, देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए ध्यान से, इतना हम लोग लेके चलेंगे, इसे ध्यान से देखना छात्रों। कोष्ठक हटाएंगे, इसके कोष्ठक हट गए। गुणन के साहचर्य नियम से हम लोगों ने छात्रों पढ़ा है। इससे देखिए हम इसे लिख सकते हैं कितना, i के बराबर 60 से हम लोग लिख देंगे, क्योंकि b इनवर्स बराबर आइडेंटिटी i। इसे कोष्ठक में बंद कर देंगे और ये कितने के बराबर होता है, a के बराबर होता है। इसे भी लिख देंगे 60 से, a i बराबर a। किसी आव्यूह का इकाई आव्यूह में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर a का i में गुणा होगा तो कितना रहेगा, a ही आव्यूह हमें प्राप्त होगा। और a इनवर्स काय के बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर। ये भी हम लोग जानते हैं, a इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मान हमने किसके बराबर निकाल लिया, i के बराबर। अब देखिए छात्रों, दोबारा हम लोग क्या करेंगे, अभी ए बी हमने आगे साइड लिया था, अब ये ए बी को हम लोग पीछे साइड रखेंगे।
तो यहाँ से हम लेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी बराबर, कोष्टक खोलेंगे इसका भी, तो यहाँ से हो जाएगा बी इनवर्स ए बी, इतना हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसे कोष्टक में बंद कर लें, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स ए, ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, लिख देंगे साइड से ए इनवर्स ए बराबर इकाई आव्यूह आइडेंटिटी है। अब ये देखिए ध्यान से, ये छात्रों किसके बराबर हो गया, बी इनवर्स आई बी, ये बी के बराबर हो गया, इसे भी साइड से लिख देंगे क्योंकि आई बी बराबर बी इनवर्स बी, ये आइडेंटिटी के बराबर हो गया, लिख देंगे साइड से बी इनवर्स बी बराबर आइडेंटिटी, इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग छात्रों क्या देख रहे हैं, ये मान भी आई के बराबर आया, ये मान भी आई के बराबर आया, तो हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1-2 से क्या निकल के आया ये कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी बराबर आइडेंटिटी। ये दोनों ही मान आई के बराबर आए, इसलिए हम लोग छात्रों से लिख सकते हैं छात्रों ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। अब छात्रों आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों थे तो आई के बराबर, लेकिन ये इस तरह से कैसे बन गया, ये देख लीजिए कैसे ये बन गया। जैसे ये है अपना छात्रों ए बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर कितना है, आइडेंटिटी के बराबर। तो अगर हम ये मान निकालना चाहें यहाँ से बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर, तो हम लोगों ने छात्रों पर क्या पढ़ा है कि गुणा वाले का हमेशा नीचे क्या लगता है, भाग, ऐसा पढ़ा है। और ये प्लस की घात ऊपर जाती है तो काय की हो जाती है, माइनस की। और अभी हमने बताया था इकाई आव्यूह का किसी आव्यूह में मल्टीप्लाई करोगे तो मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे का तैसा ही रहेगा। तो यहां से आ जाएगा ए बी का होल इनवर्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये आपको पेपर में नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए अलग से बता दिया, आपको पेपर में सिर्फ इतना ही लिखना है, यहां तक रहेगा ध्यान छात्रों। ये तो अपना रफ्कार हेतु है, ये आपको पेपर में बिल्कुल नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का भाग देखिए। वक्र दो समीकरण दिए हैं, x बराबर ए साइन क्यू टी और y बराबर बी कॉस क्यू टी का t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले छात्रों हम लोग t बराबर π/2 पर हम बिंदु निकाले ले रहे हैं, कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है x बराबर a साइन क्यू टी और y बराबर कितना दिया है, b कॉस क्यू टी। रख दीजिए इसमें t बराबर π/2 रखने पर, तो यहां से आ जाएगा हमारा x बराबर a साइन टी के स्थान पर π/2 रख दीजिए। और ये छात्रों हमने पढ़ा है कि साइन 90 का मान होता है 1 का क्यूब बराबर a। इसी प्रकार से y वाला आ जाएगा यहां से b कॉस क्यू टी के स्थान पर π/2, तो यहां से निकल आया b कॉस 90, साइन 90 1 होता है और कॉस 90 होता है 0, तो इसके स्थान पर ये 0 हो जाएगा, 0 का होल क्यूब, ये हो गया 0। तो यहाँ से छात्रों हमारे बिंदु निकल के आ गए, बिंदु बराबर होता है x, y, बिंदु हो गए हमारे a, 0। अब देखिए छात्रों, जो हमें ये वक्र के समीकरण दिए हैं इनमें से एक हम लिख लेंगे, x बराबर a साइन क्यू टी है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष करेंगे छात्रों, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर
डी बटे डी टी ए साइन क्यू टी। कॉन्स्टेंट वाली ए है वो बाहर निकल आएगी, तो ये हो जाएगा ए डी बटे डी टी साइन टी। इस 3 घात को हम पूरी होल घात लिख सकते हैं 3। अब देखिए, तो यहां से छात्रों आ जाएगा dx बटे dt बराबर a। अब देखिए, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है x पावर n, जो कुछ घात है वो आगे उतरेगी और उसमें से एक कम हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन टी का अपकलन दोहरा होगा यहाँ पर। तो देखिए, ये 3 आगे आ जाएंगे, 3a साइन टी पे पावर कितनी हो गई 2, और साइन का अपकलन होता है कॉस। तो ये यहां से हमारा मान निकल आया dx बटे dt। अब दूसरा समीकरण लिखेंगे, कितना है, y बराबर b cos qt। इसका भी हम लोग लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। काय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। चलो देखिए, तो ये हो जाएगा dy बटे dt बराबर d बटे dt b cos qt। कांस्टेंट वाली b बाहर निकल आएगी, तो ये यहां से बन जाएगा, ये 3 घात को पूरे पे होल घात 3 लिख सकते हैं। अपकलन करेंगे कि जो कुछ पावर है वो आगे आएगी, cos t ऐसे ही रहेंगे, एक कम हो जाएगी और cos t का अपकलन दोबारा हो जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं 3b cos, 3 में से एक पावर कम कर दो, कितनी हो जाएगी 2, और cos का अपकलन होता है माइनस के साइन t, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो माइनस के 3b cos t का होल स्क्वायर इंटू साइन t। ये यहां से हम लोगों ने निकाल लिया dy बटे dt। ये 2 मान हम लोगों ने यहां से निकाल लिए। अब हम लोग छात्रों निकालेंगे यहां से dy बटे dx। तो dy बटे dx बराबर होता है dy बटे dt बटे dx बटे dt। चलो dy बटे dx का मान कितना है, लिखवा दीजिए, माइनस के 3b cos t पर कितनी पावर है 2 इंटू साइन टी। dx बटे dt का ये मान दिया है 3a साइन टी का होल स्क्वायर इंटू कॉस टी। देखिए कुछ कट रहा है इसमें, हाँ, कॉस से ये स्क्वायर कट गया, साइन से ये स्क्वायर कट गया, 3 से 3 कट गए, तो ये बचा माइनस के b बटे a कॉस टी बटे साइन टी, ये बचा। और ये फार्मूला छात्रों हमने पढ़ा है क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहां से आ जाएगा b बटे a कॉट टी। यहां से हम लोगों ने dy बटे dx का मान लिया निकाल। अब ये dy dx का मान हम t बराबर पाई बटे 2 पर निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे t बराबर पाई बटे 2 पर। तो ये निकल आएगा यहां से मान dy बटे dx t बराबर पाई बटे 2 पर। करना क्या है, जहां ये t दिख रही है वहां पर हमें कितना लिखना है, पाई बटे 2। तो यहां से हो जाएगा माइनस के b बटे a कॉट पाई बटे 2। ये छात्रों हम लोगों ने पढ़ा है, कॉट 90 का मान कितना होता है 0, तो ये तो हो गया 0। तो यहां से निकल आएगा छात्रों dy बटे dx t बराबर पाई बटे 2 पर कितना 0। स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है कि y माइनस y1 बराबर dy बटे dx
t बराबर कितने पर, पाई बटे 2 और x माइनस x1। अब देखिए छात्रों, हम लोग बिंदु निकाल चुके थे पहले, शुरू में जो निकाले थे, कितने निकाले थे हमने, a,0। तो ये काय का काम करेगा, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, रख दीजिए। तो y माइनस y1 का मान कितना, 0। dy dx का कितना मान निकाला, 0। और x माइनस x1 a, तो y में से 0 घटेगा तो y रहेगा, 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो ये राइट हैंड साइड वाला सब 0 ही हो जाएगा। तो ये समीकरण निकल के आ गया हमारा, स्पर्श रेखा का समीकरण कितना निकल के आ गया, y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 4 का ख भाग देखिए छात्रों, क्या कह रहा है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है तो आए हुए अंकों में से कम 4 अंक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे इसे, सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक पासे को कितने बार उछाला जा रहा है, 2 बार। तो हम लोग लिखेंगे जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो देखिए कितने केस बनेंगे इसमें। इस प्रकार से आपको ये 36 बना लेने हैं, 36। अब इनको भरेंगे हम लोग कैसे, ध्यान से देखिए, गिनती लिखना शुरू कर दीजिए पहले पहले स्थान पर, जैसे 1 2 3 4 5 6, सभी में इसी प्रकार से गिनती लिखेंगे हम लोग। पहले पहले स्थान पर सब में गिनती 1 से लेकर 6 तक लिख दो। अब क्या करेंगे, अभी हमने पंक्ति में लिखा था, अब हम लोग यही गिनती स्तंभ में लिखेंगे। स्तंभ में लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से सब में 1 2 3 4 5 6, सब में आप लिख दीजिए। छः बन गया हमारा। इन सब में क्या करेंगे हम लोग, कॉमा लगा देंगे, बीच में कॉमा लगाइए सब में आप ऐसे। ये हमारे 36 केस बन गए। अब देखिए छात्रों, तो NS का मान यहां से हम लोगों ने निकाल लिया, कितना हुआ, 36। अब घटना देखिए क्या कह रहा है, उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 हो। तो हम भी ऐसे हिंदी में लिखेंगे, उनके सतहों पर आए अंकों का योग फल कितना होना चाहिए, 6 हो। देख लीजिए, अगर दोनों को जोड़ें तो किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। पहले नंबर पे जो अंक लिखा है वो पहले पासे को प्रदर्शित करता है और दूसरे नंबर पे जो अंक लिखा है वह दूसरे पासे को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए देखिए कौन कौन, एक तो ये है 5 और 1 6, पहला ये हो गया। इसी प्रकार आप ढूंढ लीजिए 4 और 2 6, 3 3 6, 2 और 4 6, 1 और 5 6। ये हो गया हमारा यहाँ ए से। आए हुए अंकों में कम से कम 4 अंक हो, तो ये लिखेंगे हम लोग, आए हुए अंकों में से
कम से कम कितना अंक हो, 4 अंक हो, 4 अंक का बस होना चाहिए। देखिए 4 शामिल हो, किसी एक में हो चाहे दोनों में हो, 4 अंक जरूर शामिल होना चाहिए। देखिए छात्रों ध्यान से देखना, ये देखो लाइन, इसमें देखो सभी में 4 शामिल है, सभी में देखो 4 4 4 4 है, ये सब लिख लो। कौन कौन से हो जाएंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ये हो गया। दूसरे नंबर पे देखो, ये देखो, देखो सभी में 4 हैं, ये लिख लीजिए सभी। कौन कौन से हैं, 1 4 2 4 3 4 4 4 हम लोग लिख चुके हैं इधर इस लाइन में, अब नहीं लिखेंगे। 4 4 हो चुका है, 4 5 और 4 6। अगर छात्रों ए और बी में अगर हम कॉमन देखना चाहें, जिसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है ए इंटरसेक्शन बी, एक तो देखो 4 2 इसमें भी है और 4 2 इसमें भी है, तो इसे लिख देंगे 4 2। उसके बाद देखना 2 4 इसमें भी है और 2 4 इसमें भी है, ये कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 4। ए इंटरसेक्शन बी यहां से ये निकल आया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ए में देखिए कितने थे, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ए में कितने हैं, 5। नंबर ऑफ बी में देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें देख लीजिए कितने हैं, 2। ये हम लोगों ने यहां से निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर सूत्र क्या होता है, एन ए बटे एन एस। एन ए का मान कितना है, देखिए 5, एन एस का मान कितना निकाला था, 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर सूत्र हो जाएगा एन बी बटे एन एस। एन बी का मान 11, एन एस का मान कितना था, 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस। एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 2, एन एस का मान 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इंटरसेक्शन ए बटे पी ए। प्रोबेबिलिटी वी इंटरसेक्शन ए कितनी है, 2 बटे 36, पी ए 5 बटे 36, 36 से 36 कट गया, 2 बटे 5। यही इसका हो गया आंसर, यही हमें ज्ञात करना था। कितना आंसर आया, 2 बटे 5। क्वेश्चन नंबर 4 का गा भाग देखिए छात्रों, एक रेखा दी हुई है कि x प्लस 3 बटे 2 बराबर y माइनस 5 बटे 4 बराबर z प्लस 6 बटे 2, ये दी हुई है। इस रेखा को हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x माइनस 3 बटे 2, y माइनस 5 बटे 4, z माइनस 6 बटे 2। इसकी तुलना करा देंगे हम लोग, x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ से देखो मान कितना आ जाएगा हमारा, x1 बराबर माइनस का 3, y1 बराबर कितना हो जाएगा 5 और z1 बराबर हो जाएगा माइनस 6। एक इसके बराबर हो जाएगा 2,
बी 4 के बराबर, सी 2 के बराबर। ये मान हम लोगों ने निकाल लिया। तो हमारे यहाँ से बिंदु निकल आए -3, -5, -6 और यहाँ से हमारे दिक् अनुपात निकल आए। ये दिक् अनुपात छात्रों कहे जाते हैं, बराबर 2, 4, 2। यहाँ से हम लोग सदिश बना लेंगे। हमने मान लिया ए सदिश बराबर ये हो जाएगा 3i प्लस के 5j माइनस के 6k। यहाँ से बी सदिश बना लेंगे, कितना हो जाएगा 2i प्लस के 4j प्लस के 2k। पहली संख्या के साथ में i, दूसरे के साथ में j और तीसरे के साथ में k। इसी प्रकार इसमें पहले के साथ में i, दूसरे के साथ में j और तीसरे के साथ में k। पूछा क्या गया है हमें? सदिश समीकरण। तो हम लोग लिखेंगे रेखा का सदिश समीकरण। क्या होता है सूत्र? r वेक्टर बराबर a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां लैम्डा एक अचर राशि है। रख दीजिए मान। a का मान कितना है? -3i प्लस के 5j माइनस के 6k प्लस लैम्डा बी का मान 2i प्लस के 4j प्लस के 2k। यही हमारा इसका हो गया आंसर। इसी को कहते हैं छात्रों हम लोग रेखा का सदिश समीकरण। ये बहुत सिंपल था सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 का घ भाग और ये 4 का लास्ट भाग है। देखिए अवकल समीकरण का है सवाल। ये कह रहा है अवकल समीकरण, इसे हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। log dy बट्टे dx बराबर 3x प्लस 4y, ये दिया हुआ है। हमने छात्रों एक log की प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या? कभी भी ऐसा लिखा हो log m बराबर n, इस प्रकार का लिखा हो, जब यहाँ कुछ ना लिखा हो तो बेस में e माना जाता है। कितना माना जाता है? e। अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो m बराबर हो जाता है, ये जो है e पर ये वाली पावर लग जाती है, e पे पावर n। m बराबर e पे पावर n, जो ये e होती है इस पर ये जो है घात लग जाती है। बस इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं होता है तो कितना माना जाता है? e। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे dy बट्टे dx बराबर, तो e पर ये जो संख्या लिखी है इसकी पावर चढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी e पे पावर 3x प्लस 4y। अब क्या करेंगे? इसे हम कितना लिख सकते हैं? e पे पावर 3x इंटू e पे पावर 4y। इतना में से लिख सकते हैं, क्योंकि छात्रों हम लोग जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये जब इनका बेस ये समान है तो इसे हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें करना क्या है? y वाले एक तरफ करने हैं और x वाले एक तरफ करने हैं। तो dy बराबर ये हो जाएगा e पे पावर 3x इंटू e पे पावर 4y, और नीचे वाले dx इस तरफ आ जाएंगे तो ये बन जाएगा। x वाले इधर ही बने रहने दीजिए, और जो y वाला ये पद है इसको गुणा वाले को इधर नीचे भाग लगा दीजिए। तो यहाँ बन जाएगा हमारा dy बटे e पे पावर 4y बराबर e पे पावर 3x dx। जब ये ऊपर जाएंगे तो प्लस वाली जो घात है ये माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ इसे लिख सकते हैं e पे पावर -4y dy बराबर e पे पावर 3x dx। अब छात्रों हम लोग क्या करेंगे? इसका दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। इस तरफ भी समाकलन कर देंगे और इस तरफ भी समाकलन कर देंगे। अब छात्रों हमने एक सूत्र पढ़ा है क्या, कि समाकलन e पे पावर ax dx बराबर क्या होता है? e पे पावर ax बटे a प्लस कांस्टेंट c।
ई पे पावर ए एक्स का समाकलन ई पे पावर ए एक्स ही रहता है, बस एक्स के साथ में जो अचर संख्या है उसका नीचे क्या लग जाता है, भाग। यही हमें इसमें करना है। इसी सूत्र का उपयोग करके इन दोनों के समाकलन हमें निकालने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से ई पे पावर -4y बटे -4, क्योंकि बाई के साथ में देख लीजिए कितना लिखा है, माइनस के 4 लिखे तो -4 का नीचे भाग लग जाएगा, बराबर ये हो जाएगा ई पे पावर 3x बटे 3। यहाँ x के साथ में 3 है तो 3 का भाग लग जाएगा, प्लस कांस्टेंट c। इसे हम लोग इतना भी लिख सकते हैं छात्रों, 1/3 ई पे पावर 3x प्लस c। यही हमारा इस सवाल का हल हो गया। यहाँ तक आपको लगाना है। ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के सभी भाग, का से लेकर घा तक।